दोस्तों, आज पेश है कारनामे नटवर लाल की एक और चित्र है। दोस्तों, नटवर लाल बड़ा चालाक ठग था। वह हमेशा ठगी के नए नए तरीके अपना कर लोगों को ठगता था। नटवर लाल भेष बदलने में बड़ा माहिर था, इसलिए आसानी से पकड़ में नहीं आता था। और एक दिन वह सड़क पर जा रहा था। सामने आते तांगे को देखकर उसने आवाज़ लगाई, तांगे वाले, ओ तांगे वाले। तांगे वाले ने अपना तांगा रोका। कहाँ जाओगे लाला जी? शिवपुर जाना है। कितने पैसे लगेंगे? बस 5 रुपये दे देना। लेकिन 5 रुपये तो ज़्यादा है। बैठना है तो बैठो, नहीं तो मैं तांगा आगे बढ़ा रहा हूँ। मजबूरी में नटवरलाल ने तांगे की पिछली सीट में बैठ गया और तांगे वाले को तांगा आगे बढ़ा दिया। कम वक्त ने 1 रुपये का काम 5 रुपये मांग रहा है। बड़े, कोई बात नहीं, ऐसा सबक सिखाऊंगा जीवन भर याद रखेगा। और हीरे की अंगूठी लगती है, मेरे हाथ लग जाए तो मज़ा आ जाए। और फिर उस तांगे वाले को सबक सिखाने के लिए योजना अनुसार बार बार अपने हाथ में पहनी सोने की अंगूठी को खेलने लगा। कभी उसे उतारता, कभी पहन लेता। थोड़ी देर बाद तांगे वाले की नज़र बचाकर अंगूठी जेब में डाल ली और चिल्लाया, अरे तांगे वाले, तांगा रोको, मेरी अंगूठी गिर गई है, जल्दी से जल्दी से रोको। और तांगे वाले की सवारी की अंगूठी के खेलते देख चुका था, इसलिए ज़रा भी शक न हुआ। उसने तांगा रोक दिया। क्या अंगूठी तांगे में गिरी है? नटवरलाल ने तांगे से उतरकर जैसे ही सीट के नीचे देखने लगा और तांगे वाले ने चाबुक मारा और तेजी से तांगा आगे बढ़ा दिया। यह सोचने लगा, वाह वाह, सोने की अंगूठी मेरे हाथ लगेगी। और इधर नटवरलाल तांगे को जाते देख बड़ा खुश हुआ और जेब से अंगूठी निकाल कर बोला, अंगूठी के लालच में किराया ही छूट गया। वाह वाह, मुफ्त में तांगे की सवारी का मज़ा आ गया। और फिर जैसे ही गांव की तरफ बढ़ने के लिए सड़क पर मुड़ा, सामने एक बारात आती दिखी। बड़े जोरों से भूख लगी, क्यों ना दावत उड़ाई जाए। और नटवरलाल उस बारात में शामिल हो गया। बड़ी शान से दुल्हन की घोड़ी के साथ चलने लगा। उसे बारातियों के साथ बैठा खूब पकवान और मिठाइयाँ खाई। वाह वाह, मज़ा आ गया। बड़े दिनों बाद स्वादिष्ट भोजन उड़ाने को मिला। उधर तांगे वाले जब काफ़ी दूर निकल गया, तांगा रोका, तांगे का कोना कोना छाल मारा, अंगूठी तो यहाँ नहीं है। और जब तांगे के नीचे, सीटों के नीचे अंगूठी नहीं मिली तो अपने आप को कोसने लगा। अंगूठी के लालच में 5 रुपये छोड़ आया। लानत है मुझ पर। कभी तभी तो सभी कहते हैं लालच बुरी बला है। और नटवरलाल खाना खाने के बाद वेश बदल कर भंडार घर में पहुंचा और वहां बैठे व्यक्ति से बोला, चाचा जी कह रहे हैं कि आप खाना खा लीजिए, उतनी देर में यहाँ की रखवाली करता हूँ। शादी की भीड़ भाड़ में सब ने पहचानना मुश्किल होता है, इसलिए भंडार घर संभालने वाला व्यक्ति भंडार घर की चाबी नटवरलाल को सौंपते हुए बोला, यह लीजिए भंडार घर की चाबियाँ, खाना खा कर अभी आता हूँ। और नटवरलाल ने एक टोकरे में खूब सारी मिठाई भर ली। आज पेट भरकर मिठाई खाऊंगा और बच्चे को भी खिलाऊंगा। और थोड़ी देर बाद टोकरे को ले जाकर मकान के पिछवाड़े में झाड़ियों में छिपा दिया।
अभी यहाँ झाड़ियों में छिपा देता हूँ, घर जाते समय यहीं से लेकर खिसक जाऊँगा। और जब भंडारघर के सामने वाला व्यक्ति लौटा आया तो नटवरलाल ने उससे कहा, चाचा जी ने एक खाली टोकरा और शहद की बोतलें मंगाई हैं, लाइए मैं ले जाता हूँ, अभी देता हूँ। और नटवरलाल खाली टोकरा और शहद की भरी बोतल लेकर सीधा उसी घर के पिछवाड़े में पहुंचा। अब टोकरे में गीली मिट्टी भर पतलों को अच्छी तरह ढक देता हूँ। और फिर कुछ देर बाद अब दोनों टोकरे एक जैसे लग रहे हैं, कहीं मैं धोखा न खा जाऊं, इसलिए मिट्टी मिट्टी है किसमें मिठाई। नटवरलाल ने दोनों टोकरे सिर पर रखे और शहद वाली बोतल हाथ में पकड़ कर चलने लगा। टोकरे तो बड़े भारी हैं, सड़क पर उतरते उतरते दम निकल जाएगा। और नटवरलाल झाड़ियों से पीछे से निकलते देख एक व्यक्ति उसके पीछे पीछे चलने लगा। इस व्यक्ति के पास जरूर चोरी का माल है, इसमें झाड़ियाँ छिपा रखा था। यह माल किसी न किसी तरह पार करना है। और किसी अजनबी के पीछे आते देख नटवरलाल ने उसे डपटते हुए कहा, कौन है भाई, तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है। वह आदमी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, हजूर कुली हूँ, सोचा आपके पास बोझ है, सो मजदूरी के लालच में आ गया हूँ, क्या हर जाए एक टोकरी इसे उठवा दूँ। और नटवरलाल ने दोनों टोकरे व्यक्ति के सिर पर रख दे कर दिया और बोला, संभल कर, कहीं गिरना मत देना। जी अच्छा हजूर। और वह दोनों टोकरे सिर पर रखकर नटवरलाल पीछे पीछे चलने लगा। हजूर इन टोकरों में क्या भरा है, तुम्हें इससे मतलब कहीं यह गलती से खोल मत बैठना, वरना पछताना पड़ेगा। इसमें क्या है हजूर। इसमें शहद के बीज हैं। यह सुनकर कुली भौचक्का होकर बोला, गांव शहर के बीज, भला शहद भी बीज होते हैं। नटवरलाल की बात झपट कर आगे बढ़ गया। मैं अबे उल्लू, मधुमक्खियाँ वे शहद नहीं तो पैदा करती हैं, कहते हैं। नटवरलाल ने पोटली से शहद की बोतल निकाल ली और कुली की बोतल को इशारा करते हुए पूछा, हजूर इसमें क्या है। इसमें शहद है, यह 36 मधुमक्खियाँ से लाया हूँ, इसी शहद, और यह शहद भी निकाला था और इसे भी उठा ली। और टोकरे और बोतल उठाए तेज तेज कदमों से आगे बढ़ गया। देख कर नटवरलाल बोला, तू बेशक जल्दी जल्दी चल, शहर जाने वाली सड़क पर पहुंचकर मेरा इंतजार करना, मैं धीरे धीरे आता हूँ। अच्छा। कुली ने जैसे नटवरलाल से काफ़ी दूर निकल आया, उसने एक पेड़ के नीचे टोकरे उतार कर रख दिए और सोचने लगा, वह भला आदमी मधुमक्खियों का क्या करेगा। मुझे तो इसमें झूठ बोला ताकि मधुमक्खियों से डरने से टोकरे को खोल कर माल हजम न कर जाऊं। उसने बोतल उठाकर खोलते हुए वो सोचने लगा, पहले बोतल खोल कर देखता हूँ इसमें शहद है या नहीं, इसी से पता चल जाएगा वह झूठ बोल रहा है या सच। और कुली ने बोतल खोल कर उसे हथेली पर उड़ेला और चखने लगा। आह, क्या मिठास है।
उसका माथा ठनका। हो सकता है आदमी सच कह रहा, टोकरा मधुमक्खियों का है। फिर भी एक बार टोकरे को खोल कर देखने में क्या बुरा हर्ज है। इसलिए कहीं मधुमक्खियाँ हुई तो उनसे बचना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से खिसकने में ही भलाई है। अपना मजदूरी का लालच में यह बोझा ढोने का क्या लाभ। मैं तो माल खिसकाने के लालच से आया था। कुनी सामान को वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ और थोड़ी देर बाद नटवरलाल पेड़ के पास आ पहुंचा। वह शहद की बोतल और मिठाई का टोकरा और ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। कुली का वहाँ कोई पता न था। लगता है मेरी तरकीब काम आ गई। मधुमक्खियों से डर से टोकरा खोलने की हिम्मत नहीं की उसकी। चलो, यहाँ तक तो बोझा पहुँचा ही गया। सड़क पर पहुँचते ही तांगा मिल जाएगा। और फिर वह दोनों टोकरों को लेकर सड़क की ओर निकल पड़ा। तभी एक तांगा वाला आता दिखाई दिया और जैसे ही वह तांगा पास आया, नटवरलाल ने तांगे वाले को देख कर चौंका। अरे बाप रे, यह तो सुबह ही वाला तांगे वाला है, कहीं मुझे पहचान न ले। और नटवरलाल वेश बदल रखा था, इसलिए तांगे वाले ने उसे पहचाना नहीं पाया। नटवरलाल ने दोनों टोकरे पीछे रख दिए। शुक्र है इसे पहचाना नहीं। और रास्ते में तांगा चलाते हुए तांगे वाले ने मिठाइयों की तेज महकाई तो वह सोचने लगा, मिठाई काफ़ी बढ़िया लगती है। इसकी महक तो मुंह में पानी आ गया। जैसे तांगालाल नटवर के घर के निकट पहुंचा, बस भाई यहीं रोक दो, यहीं ये मेरा घर है, नज़दीक पड़ेगा, जिससे मिठाई के टोकरे में पहुंचाने से आसानी हो रहेगी। और तांगा रुकते ही नटवरलाल नीचे उतरा और टोकरा उठाते हुए बोला, सुनो तांगे वाले, इसे छोड़कर मैं अभी आता हूँ, दूसरे टोकरे का ख्याल रखना। नटवरलाल टोकरा उठाकर सामने वाली गली में घुस गया और काफ़ी देर बाद नटवरलाल दूसरा टोकरा लेने नहीं आया तो तांगे वाले ने सोचा, लगता है आज किराए के बदले या टोकरा ही साथ चलेगा। चलो, अंगूठी की तरह इस घाटे का सौदा नहीं होगा, कुछ हाथ तो लगा। आखिर तांगे वाला इंतजार करता करता थक गया और पिछली सीट पर रखे टोकरे को खोल कर देखने लगा। लगता है काफ़ी माल भरा है इसमें, मुंह में पानी आ रहा है। और फिर उसने टोकरे के ऊपर से पत्तल हटाई। टोकरे में मिट्टी देखकर उसका सिर पीट गया। हाय, इस बार भी फिर भी ठगा गया। आज तो एक पैसे की आमदनी नहीं हुई। उधर नटवरलाल मिठाई का टोकरा लिए अपने घर की तरफ चला जा रहा था। आज तांगे वाला पहली अंगूठी के लालच में किराया छोड़ दिया, भाग गया। अब मिठाई के बदले मट्टी हाथ लगेगी तो बेचारा। एक दिन नटवरलाल पड़ोस के शहर में जा रहा था। उसने व्यापारी का वेश बना रखा था और बाजार में घूम रहा था। घूमते घूमते शहर के सबसे प्रसिद्ध ज्वेलरी की दुकान पर जा पहुंचा। आइए आइए सेठ जी, कहिए आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ। नटवरलाल ने एक थैली में हीरे निकालकर अपनी हथेली पर रखे। जोरी के सामने बढ़ाता हुआ बोला, देखिए जोरी जी, असली हीरे लाया हूँ, बोलो क्या दाम लगाएंगे इनका। जोरी बड़ा पारखी था, उन्हें हीरे का उलट पुलट कर देख कर बोला, ये हीरे तो नकली हैं, ये हीरे असली हैं जोहरी जी। मैंने पूरे संसार में इनसे कीमती हीरे आपने कहीं नहीं देखे मिलेंगे। अपनी पारखी आपके ऊपर गलत है, शायद आपके असली हीरे देखने में अवसर नहीं मिला है। यह सुन जोहरी उद्यत तो बोला, क्या कहा, अभी दिखाता हूँ असली हीरे कैसे होते हैं,
कहकर जोरी दुकान के अंदर गया और जोरी दूसरे कमरे में जाने से नटवरलाल सोचने लगा, वो मारा फंस गया जाल में। और जोरी लौट कर आया और उसके हाथ में एक बड़ी संदूक थी। जोरी ने संदूक को नटवरलाल के सामने खोल कर रखकर कहा, देखो असली हीरे अच्छी तरह देख लो, शायद तुम्हें असली हीरे देखने का मौका न मिले हो। असली हीरे देखकर नटवरलाल की आंखें चकाचौंध हो गई। मन ही मन उन्हें उड़ाने की योजना सोचने लगा, वाह असली हीरे की चमक आंखें चुंधिया रही है, लेकिन अब मेरे हाथ कैसे लगे हैं। और अगले दिन नटवरलाल भेष बदलकर जोरी के पास आया। जोरी जी, आपको सावधान करने आया हूँ। आपके हीरे कल चोरी हो गए हैं। क्या कहा, वह कैसे हो सकता है? आपके पास एक व्यक्ति हीरे लेकर आया था। नहीं, आया था, लेकिन वो हीरे नकली थे। तो आपने उसे असली हीरे दिखाए? हाँ, दिखाए तो ये, लेकिन उसने तो मैंने अपनी संदूक को संभाल कर रखा लिया था। और जोरी इतना कहते ही नटवरलाल के अपने भोले से संदूक निकाल कर बोला, जोरी, उस संदूक को आप पहचानते हैं? यह खाली संदूक वह व्यक्ति मुझे दी थी जहाँ हीरे लेकर गया था। यह संदूकची जोरी के हीरो की संदूकची से हूबहू मिलती थी, जिसे देखकर जोरी को पसीना छूटने लगा। यह कैसे हो सकता है? और यह लपक कर दुकान के भीतर गया और बाहर आया तो उसके हाथ में संदूकची थी। दिखाते हुए जोरी से बोला, यह मेरी संदूकची यह रही। लगता है वह तुम्हें चकमा दे गया। और नटवरलाल ने अपनी जेब से कपड़ों में छिपा चूहा बाहर निकाला और जोरी की तरफ उछाल दिया। और चूहे को देखकर जोरी उछल कूद मचाने लगा। अरे बाप रे, इतना मोटा चूहा यह कहाँ से आ गया? और जोरी हड़बड़ाहट का फायदा उठाते हुए नटवरलाल हीरो की संदूकची बदल दी और जोरी को इसका पता भी न चला। और नटवरलाल ने हीरे की संदूकची संभाल कर कहा, कमबख्त, मुझे धोखा दे गया, जाकर पकड़ता हूँ उस धोखेबाज को। और नटवरलाल असली हीरो की संदूकची लेकर वहाँ से चलता बना। जोरी की दुकान से बाहर खड़े एक अन्य ग्राहक ने नटवरलाल की जेब से चूहा निकाल कर जोरी को छेड़ते हुए संदूक बदलते देख लिया था, इसलिए वे हीरे के लालच में वह भी नटवरलाल के पीछे चल पड़ा। यह मक्कार से हीरे छीन लेने चाहिए। नटवरलाल अपने एक मित्र के यहाँ जा पहुंचा। उसने मित्र के मकान ऊंची ऊंची दीवारों का बना हुआ था। यह देख नटवरलाल ने सोचा, यहाँ कुछ दिन आराम कर सकता हूँ। इन ऊंची ऊंची दीवारों को लांघ कर कौन चोर अंदर घुस पाएगा? सोच थोड़ी देर बाद व्यक्ति नटवरलाल का पीछा करता हुआ वहां आ पहुंचा। नटवरलाल ने को मजबूत दीवारों के बने मकान में जाते देख सोचने लगा, इसमें घुसकर हीरा को हाथ साफ करना आसान काम नहीं, लेकिन कोई न कोई जुगाड़ लगानी पड़ेगी। और उसने बाजार में बड़ी कीलों का एक हथौड़ा खरीद कर किलो हथौड़ा लेकर ठीक रात 11:15 बजे मकान के पिछवाड़े में जा पहुंचा। और जैसे ही घंटा घर की घड़ी 12 बजने के शुरू करे, मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। और व्यक्ति
ने हर टंकार को ठोकनी शुरू कर दी और 12 टंकारों में उसने पूरी दीवार पर कील गाड़ दी और वह खिड़की के पास पहुंच गया और घर के अंदर घुसने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। और इधर देखो, खिड़की से कूद कर वह मकान के बिल्कुल सन्नाटा था। यहाँ तो एकदम सन्नाटा लगता है, सब लोग गहरी नींद में सोए हैं। उसने नटवरलाल को तलाश में प्रत्येक कमरे की खिड़की में झाँक कर ढूंढने लगा, यहाँ भी नहीं है। और एक कमरे की खिड़की में अंदर पहुंचते ही उसका चेहरा खिल उठा। सामने नटवरलाल सोया था। अच्छा, तो जनाब यहाँ सो रहे हैं। और चुपके से खिड़की के रास्ते से कमरे में घुस गया। नटवरलाल हीरो की संदूकची पर अपना सिर लगाकर सो रहा था। यह देख व्यक्ति सोचने लगा, वाह क्या शानदार और कीमती तकिया लगा रखा है। और वह व्यक्ति कमरे में इधर उधर खोजने लगा। उसी की नज़र एक रखी ईंट पर पड़ी। चलिए, तकिए का इंतजाम भी हो गया है। उसने ईंट पर को कपड़ा लपेटा और तकिया नरम और गुदगुदाहट होना चाहिए। और कपड़े में लिपटी ईंट को सोए हुए नटवरलाल पे पहुंचा, जिससे अपनी जीभ से नस्वार की डब्बी निकाली और थोड़ी सी नस्वार लाला नटवरलाल के नाक की आगे लगा दी। और नस्वार चढ़ते ही नटवरलाल को छींक पड़ी। और छींक आने के साथ ही नटवरलाल की गर्दन एक आध उठी और व्यक्ति ने लपक कर हीरे की नोचड़ी खींच ली और उसकी तरह ईंट रख दी। लेट जा बेटे, ले बेटा, अब आराम से सो। और यह संदूक का तकिया तो मैं बनाऊंगा। और संदूकची उठाकर जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से उतरता चला गया। और नटवरलाल का बच्चा अपने आप को बड़ा होशियार समझता था। आज बच्चों को मेरी होशियारी का पता चल गया तो माथा पीट लेगा। और पलक झपकते ही वह चंपत हो गया। वो व्यक्ति के बाहर जाते ही नटवरलाल ने आंखें खोली और लेटे लेटे मुस्कुराया। नटवरलाल से कच्ची गोलियां नहीं खेली। और नटवरलाल ने उठकर अपने जूते से हीरे निकालते हुए आपस से कहा, वाह क्या चकमा दिया बच्चों को। और दूसरी ठग सुरक्षित स्थान पर पहुंचा, जहां हीरे संदूकची खोल कर देखी खाली थी और माथा पीटा, आदत तेरी किया, मुझे भी धोखा दे गया। और उधर जोरी को पता चला कि उसके असली हीरे गायब हो गए तो वह जा पहुंचा। वह राजा पोपट सिंह के दरबार पर। महाराज, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और क्या हुआ, साफ साफ बताओ। जोरी बोला, महाराज एक जोरी हूँ, आपके राजधानी में मेरी दुकान है। जोरी नटवरलाल ठगी का सारा किस्सा बयान कर दिया। महाराज, मेरे हीरे दिलवाइए वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा सारा धंधा चौपट हो जाएगा। हजूर, मुझे शक है धोखाधड़ी नटवरलाल का हाथ है। महाराजा पोपट सिंह ने दरबार में घोषणा कर दी, पूरे डंडोरा पिटवा दिया जाए कि नटवरलाल को पकड़कर लाने वाले को मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अगले दिन गली गली डंडोरा पीट दिया और ऐलान सुना, सुनिए राजा पोपट का ऐलान, जो नटवरलाल को पकड़ कर लाएगा उसके मुंह मांगा इनाम मिलेगा। और ठग नटवरलाल भी है घोषणा सुनी।
और अगले दिन नटवरलाल घोड़ा व्यापारी के वेश में राजा के पास पहुंचा। उसने उसके पास 2 घोड़े थे, जिसे राजा ने कहा, महाराज, मैं इन घोड़े को विशेष तौर पर आपके लिए लाया हूँ। इससे बढ़िया घोड़े आपको पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेंगे। राजा घोड़े देखकर एक बार प्रसन्न हुआ और बोला, इसमें कोई शक नहीं, घोड़े बढ़िया नस्ल के हैं, इन्हें अपने पास रख लेता हूँ। व्यापारी बने नटवरलाल ने कहा, महाराज, इनकी देखरेख के लिए मैं अपना एक आदमी भेज दूंगा। ठीक है। और अगले दिन नटवरलाल वेश बदलकर राजा के पास आया और राजा से बोला, महाराज, मैं घोड़ों की देखभाल के लिए व्यापारी ने भेजा हूँ। ठीक है, तुम्हारे रहने का प्रबंध राजमहल में कर दिया जाएगा। और बाद नटवरलाल वहीं राजमहल में रहने लगा और राजा महल में रहने वाले पर शक करने का सवाल ही नहीं उठता था। इसलिए नटवरलाल निश्चिंत था, राजमहल रहने का मौका कब मिलता है, थोड़े दिन चैन से बंसी बजाऊंगा। और काफ़ी दिन बीतने पर एक हीरा के ठग को पकड़ा नहीं जा सका। तो राजा पोपट सिंह ने अपने दरबार के चतुर 4 सिपाहियों को काम पर नियुक्त किया और राजा ने उन्हें आदेश दिया, जाओ, जितनी जल्दी उसके नटवरलाल को गिरफ्तार कर लाओ। और नटवरलाल को जैसे ही इस बात का पता चला तो वह जोशी बनकर एक सिपाही के घर में जा धमका। जोशी को देखकर सिपाही की पत्नी भविष्य बताने को कहा। सिपाही हाथ देखकर जो भविष्य बताएगा। और नटवरलाल ने सिपाही की पत्नी को हाथ देखने लगा और कहा, आज रात तुम्हारे घर में ठग आएगा और वह साधु के वेश में होगा और घर में घुसने का प्रयत्न करेगा, लेकिन उसे किसी सूरत में घर में घुसने न देना। वह यह भी कहेगा कि मैं तुम्हारा पति हूँ और उसे मार भगाने में ही तुम्हारी भलाई है। और उसके बाद नटवर बारी बारी तीनों सिपाहियों के पत्नियों के पाठ पढ़ाया। और एक उस रात गली में हलवाई जैसी अपनी दुकान पर बंद करके सोने गया। नटवरलाल दुकान खोलकर पकौड़ियाँ तलने लगा। गर्मा गर्म पकौड़ी। और चारों सिपाही नटवरलाल को खोदते खोदते उसी गली में आ पहुँचे। और आधी रात को हलवाई की दुकान खुली देख हैरान हो गए। एक सिपाही ने पूछा, क्यों बे, इस समय दुकान क्यों खोले बैठा है? हलवाई बने नटवरलाल ने सिपाही की बात अनसुनी करते हुए कहा, देखिए कितनी कड़क गर्मा गर्म पकौड़ियाँ खा कर ठंड दूर कर लीजिए, ये पकौड़ी बड़ी स्वाद है। और सिपाही पकौड़ी का लालच छोड़ नहीं सके। उसने दुकान में बैठकर पकौड़ियाँ खाने लगे। वाह वाह, पकौड़ी तो बहुत स्वाद है, मज़ा आ गया। और नटवरलाल ने पकौड़ियों में नशे की दवा मिला रखी थी और पकौड़ियाँ खाते खाते नशे में बेहोश हो गए। और नटवरलाल ने उन चारों को सिपाहियों की वर्दी उतार ली। चलो, अब नटवरलाल को पकड़ेंगे। और उनके शरीर के बाल में राख मल दी। और उसके बाद कपड़े लेकर वहाँ से भगवे कपड़े रख दिए और 9-2-11 हो गया। अरे बाप रे, क्या हाल हो गया हमारा। यह तो अच्छा है कि भगवे कपड़े रखे हैं, वरना किसी के मुंह दिखाने काबिल न रहते। ठंड से तो जान ही निकली जा रही है, मगर अगर महाराज को यह पता चल गया तो हमारी खाल खिंचवा देंगे। और सिपाही ने भगवे कपड़े पहनकर अपने अपने घर में पत्नियों के पास साधु समझकर उन्हें पत्थर बरसाने लगी। अरे यह क्या करती हो, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा पति हूँ। और सिपाही मकानों की ओट में छिपे अपनी अपनी जान बचाई। हमारी बीविया को
भी किसी ने भांग तो नहीं खिला दी। जब राजा अपने सिपाहियों की करतूत पता चली तो उसने उन्हें कड़ा दंड दिया और नटवरलाल को पकड़ने का जिम्मा अपने मंत्री फोकट सिंह को सौंपते हुए कहा, नटवरलाल ठग को पकड़ने के लिए जिम्मेदारी तुम्हारी है, सौंपी जा रही है जोग्या। और नटवरलाल को यह खबर मिली तो उसने पूरी एक रात में बुढ़िया का वेश बनाया और वह एक झोपड़ी में के बाहर चक्की चलाने लगा। नटवरलाल की खोज में मंत्री फोकट सिंह जब बुढ़िया के को रात में चक्की पीसते देखा, घोड़े से उतरकर बुढ़िया के पास आया। बूढ़ी माँ, इतनी रात में चक्की क्यों चला रही हो? क्या करूँ अंदाता, रात अंधेरे में चोर डाकू अपने घोड़ों चने पिसवाने आ जाते हैं और बदले में मुझे काफी पैसे मिल जाते हैं। यह सुन मंत्री जी बुढ़िया को बताया कि वह नटवरलाल को ढूंढने निकला है। फिर बोला, ए बुढ़िया माँ, यदि आप नटवरलाल को पकड़वा दे तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, फिर बुढ़ापे में किसी काम करने की जरूरत नहीं होगी। बुढ़िया बोली, ठीक है, अपने घोड़े को यहाँ से दूर बांध दीजिए और घोड़े के बदले और अपने कपड़े बदल कर मेरे कपड़े पहनकर मेरी जगह बैठ जाइए। जैसे ही नटवरलाल यहाँ आएगा आप उसे पकड़ लेना। मंत्री ने सोचा किसी तरह नटवरलाल को पकड़ में आना चाहिए। उसे बुढ़िया के कपड़ों पहनकर वहीं बैठ गया और चक्की पीसने लगा। नटवरलाल के पकड़ने में आ जाए तो महाराज मुझे माला माल कर देंगे। और उधर नटवरलाल घोड़ा और कपड़े लेकर अंधेरे में गायब हो गया और मंत्री जी बैठे बैठे चक्की पीसते रहो, मैं चला। और मंत्री ने राह देखता देखता जब सुबह हो गई तो मंत्री का अपना गलती का एहसास हुआ। लगता है नटवरलाल मुझे भी बेवकूफ़ बना गया है। मंत्री जी मुंह छिपाता हुआ मुश्किल से अपने घर पहुंचा और राजा को मंत्री की खूब डांट फटकार के दरबार में घोषणा की, तुम सब नालायक हो, एक मामूली ठग को नहीं पकड़ सकते, स्वयं नटवरलाल के बच्चे को पकड़ कर दिखाऊंगा। और फिर राजा ने घोड़े को देख रेख करने लिए तैनात नटवरलाल को बुलाया। आज एक घोड़े को खूब अच्छी तरह खिला पिला कर तैयार रखो, मैं नटवरलाल को पकड़ने जाऊंगा, जो आज्ञा महाराज। और नटवरलाल इस बार धोबी का वेश बनाया और शाम ढले नदी के किनारे पहुंच गया और उसने अपने आकार में रुई के पुतले बनाकर झाड़ियों में छिपा दिए। महाराज यहाँ पहुँचते ही अपना नाटक शुरू कर दूंगा। और रात के अंधेरे में जब राजा नदी की घाट पर पहुंचा तो धोबी को कपड़े धोते देख पूछा, क्यों भाई, तुम इस समय कपड़े क्यों धो रही हो? अंदाता अब मैं आपसे क्या छिपाऊं, दरअसल इसी समय चोर डाकुओं के कपड़े धोता हूँ और आधी रात के बाद कपड़े धुलवाने आते हैं और मुझे एक ठग की तलाश है, जो उसे पकड़वा दोगे तो मैं मुंह मांगी दौलत दूंगा। नटवरलाल ने कहा, अंदाता जैसे ही नटवरलाल आएगा मैं जोर जोर से बातें करने लगूंगा और हमारी बातचीत सुनकर यहाँ आकर उसे पकड़ लीजिए। राजा अपने घोड़े को एक ओर बांधा और अंधेरे में छिपकर खड़ा हो गया। देखता हूँ यह नटवरलाल अब मुझे हाथ कैसे निकलता है। और उधर थोड़ी देर बाद नटवरलाल झाड़ियों की रुई के पुतला निकाला और उसे बातों का अंदाज ऊंचा बोला, आप आइए, बड़े दिनों बाद आए हैं नटवरलाल, कहाँ रहे इतने दिन? और जवाब में नटवरलाल ने आवाज़ बदल कर उसे कहा, क्या बताऊं, जब उस धोरी के हीरे चुराए हैं तब से राजा मेरे पीछे पड़ा है। मैंने सुना है वह मुझे पकड़वाने के लिए ताबड़तोड़ कोशिश कर रहा है। धोबी बने नटवरलाल की आवाज़ सुनकर राजा चौंका पड़ा। अभी बताता हूँ तुझे नीच, अब तू बच कर नहीं जाएगा। नटवरलाल ने राजा को अपनी ओर आते देख तो तुरंत ही रुई के गोले को पानी में फेंक दिया और
जैसे ही नटवरलाल के पास पहुंचा, तलवार नटवरलाल बोला, महाराज, उस ठग को मैंने पानी में कूद गया है, देखिए। और राजा भी पानी में कूद गया और तेजी से तैरने लगा। आज नटवरलाल बच्चा मेरे हाथों बचकर नहीं जा सकता। और आखिरकार पानी में छिपे ठग को पकड़ लिया और राजा के हाथों में पुतला देख वह शर्म से पानी पानी हो गया। यह तो रुई का पुतला है। ओह, नटवरलाल मुझे मूर्ख बना गया। राजा पानी से बाहर निकल कर देखा, नटवरलाल उसका घोड़ा वाहन से रफू चक्कर हो गया है। अगले दिन राजा ने घोषणा कर दी, यदि नटवरलाल खुद मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा और राजा सजा के बदले मुंह मंगा इनाम दूंगा। और नटवरलाल घोड़े का रखवाले के वेश में दरबार में पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, जिसकी आपको तलाश है वह मैं हूँ, नटवरलाल। और यह देख राजा सहित दरबार में आचार्य चिकत हो गए। राजा को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उसने पूछा, क्या सच तुमने नटवरलाल हो जिसकी हमें तलाश है? इसके लिए क्या प्रमाण साबित कर सकते हो? नटवरलाल ने अपनी पगड़ी उतार कर पोटली निकाली और राजा के बढ़ाते हुए बोला, देखिए महाराज, यह देखिए हीरे जिन्हें मैंने चोरी से ठगा था। आप को बुलाकर इन्हें पहचान कर सकते हो? नटवरलाल ने आगे कहा, महाराज, आप मुझे ठिकाने आपके ठिकाने तक आने की मोहलत दे तो मैं कोई प्रमाण दे सकता हूँ। ठीक है, लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगे, हमारे सिपाही तुम्हारे साथ जाएंगे। नटवरलाल सिपाहियों के साथ लेकर ठिकाने पर गया और जब दरबार में लौटा आया तो उसके हाथों में सारे कपड़े थे जिसके सिपाही 2 घोड़ों का कमाल लगाम पकड़ कर ला रहे थे। नटवरलाल कुछ कपड़े आगे बढ़ाते हुए बोला, महाराज, इन कपड़ों को पहचानिए, इन कपड़ों में सिपाहियों की वर्दियां हैं। आपने मुझे पकड़ने के लिए भेजा था। दूसरे कपड़े उठाकर बोला, इसमें शाही पोशाक है, अवश्य पहचानते होंगे महाराज, यह मंत्री जी की पोशाक है और मुझे पकड़ने आए थे। और घोड़े आगे करता हुआ नटवरलाल बोला, महाराज, ये दोनों घोड़े, एक घोड़ा आपका है और आपके मंत्री का है। नटवरलाल द्वारा इतने प्रमाण देने पर राजा, महामंत्री और सिपाही बड़े शर्मिले। तब महाराजा ने कहा, नटवरलाल, तुम होशियारी और चालाकी के बारे में जानकर तुम्हारी बुद्धि का कायल हो गया हूँ। अगर तुम इसी बुद्धि को देश की सेवा में लगाओ तो बड़ा लाभ होगा। और नटवरलाल हाथ जोड़कर बोला, आप मेरी आंखें खोल दी महाराज। अब मैं भविष्य में मेहनत और ईमानदारी से काम करूँगा। अगर आपका दीन दुखियों की सेवा में लगाऊंगा। शाबाश। और नटवरलाल की कुषाण बुद्धि देखते हुए राजा प्रलोभन ने उसे मुख्य गुप्त नियुक्त कर दिया। नटवरलाल अपनी चतुराई से जीवन काल में कई चोर डाकुओं और ठगों को गिरफ्तार कराया। समाप्त दोस्तों।